हेलो एवरीवन, ग्रुप थ्योरी के हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें हमने 3 तरह के सिमेट्री एलिमेंट और उनसे रिलेटेड सिमेट्री ऑपरेशंस को देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। थर्ड में हमने देखा इन्वर्जन सेंटर, और जो फोर्थ हमारा जस्ट इससे पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। और तीनों को ही हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश की थी और मैं समझ रहा हूँ आपको उनमें कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहा है। तो नेक्स्ट जो हम आज जो सिमेट्री एलिमेंट्स लेंगे वो हम 2 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और लास्ट जो सेकंड होगा हमारा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और हर मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट होता है। उसके बारे में हमें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-4 लाइन पढ़ेंगे हम। तो आज हम सबसे पहले इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशंस को पढ़ रहे हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। देखो ये क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी एक्सिस को हमें इमेजिन करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। रोटेट आप किस एंगल से कर रहे हो वो डिपेंड करेगा उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। देन आफ्टर क्या करोगे, उस रोटेशन के परपेंडिकुलर, जो रोटेशनल एक्सिस ली आपने उसके परपेंडिकुलर उसमें क्या करोगे, आप रिफ्लेक्शन करोगे और आप देखोगे कि इक्वल स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट हो रही है। तो उस मॉलिक्यूल में क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो देखो इसकी डेफिनेशंस हम देखते हैं। इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच फर्स्ट द स्पीसीज इज रोटेटेड फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन perpendicular to rotation axis gives equivalent structure with respect to original one। फर्स्ट हमें क्या करना है, स्पीसीज को रोटेट करना है, उसके बाद परपेंडिकुलर उसके क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है और देखना है, यानी आपको सिग्मा एच उस मॉलिक्यूल में लेनी है। और बाद में आप देखोगे कि जैसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी वैसी की वैसी स्ट्रक्चर अगर आपको उस मॉलिक्यूल में फाइंड आउट हो रही है तो गिवन मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जब हम इसके डिनोशन की बात करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं एस एन से। किससे डिनोट करते हैं, एस एन से, यानी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन को एस एन से डिनोट किया जाता है, जहां एन क्या है, वही ऑर्डर ऑफ एक्सिस है। एन की वैल्यू क्या होगी, जिस एंगल से आपने रोटेट किया है उसको 360 में डिवाइड करोगे आप, और उसके बाद जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो क्या होगी, एन की वैल्यू होगी, ऑर्डर की वैल्यू होगी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। जैसे हमने देखा था कि आगे अपन देखेंगे कि CH4 का जो केस होगा, CH4 का केस होगा उसमें हम 90 के एंगल से रोटेट करेंगे। तो 90 के एंगल से हम रोटेट करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 90 क्या होगा, 4 होगा। 4 होगा तो CH4 के केस में SN की वैल्यू क्या होगी, S4 होगी। तो सबसे पहले इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं CH4 का। CH4 का यूं लिया हमने कि हमारे पास H2O का हम हर सिमेट्री एलिमेंट में सबसे पहले H2O का ही ले रहे थे, उसके बाद NH3 या H3O+ का ले रहे थे। उनमें ये प्रेजेंट नहीं है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं है। तो उसके बाद में हमारे पास CH4 आता है। CH4 की स्ट्रक्चर आप देखते हो टेट्राहेड्रल है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। हमने इसको एक क्यूब के ऊपर इमेजिन करने के लिए इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा सा शो किया है। जैसे देखो ये क्यूब है, उस क्यूब के ये वाले 2 कॉर्नर हैं आमने सामने, यहाँ इन 2 हाइड्रोजन को, और इनके विपरीत ये वाले जो 2 कॉर्नर हैं उनके नीचे यहाँ और यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं।
तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको इमेजिन हो जाएगा, ये वाली है। अपन यहाँ भी इसमें भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH4 के केस में, CH4 के केस में जैसा ये CH4 है, ये CH4 है, इसको हमने यूं पकड़ रखा है और इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको 90 के एंगल से रोटेट करेंगे। किस एंगल से रोटेट करेंगे? 90 के एंगल से रोटेट करेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर जो ब्लैंक कॉर्नर था वहाँ आ जाएगा। ये वाला इस ब्लैंक पे, ये ब्लैंक हो जाएंगे जैसा यहाँ हो रहा है। आप देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ऐसा ही ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो हमने जब इसको किस एंगल से रोटेट किया? 90 के एंगल से रोटेट किया, यानी इसमें C4 अप्लाई की, तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिली या नहीं मिली? फिर हम कह रहे हैं इसमें जो भी एक्सिस ली हमने उसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे, यानी हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? सिग्मा H अप्लाई करेंगे। तो देखो आप सिग्मा H अप्लाई की है हमने, इसको शो भी कर रखा है। ये यूं था, आपको देखना है कि ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन एक आपकी तरफ है, एक मेरी तरफ है, और नीचे वाले एक इधर है और एक इधर है। हमने इसमें 90 के एंगल से रोटेट किया, यूं हो गया। फिर हमने इसमें क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस जो भी थी इसके परपेंडिकुलर, या जो एक्सिस थी हमारी रोटेशनल एक्सिस थी, उसके परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को अप्लाई किया। आप क्या देख रहे हो? ये दोनों यहाँ चले जाएंगे, ये दोनों यहाँ जाएंगे। जैसी पहले स्ट्रक्चर थी वैसी की वैसी स्ट्रक्चर मिली या नहीं? ये आपकी तरफ था, ये मेरी तरफ था, ये दोनों यूँ थे, मिली या नहीं मिली? तो हमने इसमें सिग्मा H अप्लाई किया, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा। देखो, और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है? आइडेंटिकल है या नहीं है? दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब हमने इसमें C4 अप्लाई किया, फिर सिग्मा H अप्लाई किया। C4 के बाद सिग्मा H अप्लाई करने पे हमें सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। तो इसमें क्या है? S4 प्रेजेंट है, S4 1 ये काम कर चुके हैं हम, C4 1 सिग्मा H1। इसी प्रकार से दोबारा करो। और लास्ट हमें कब तक करना है? जैसे ये हाइड्रोजन को हमने यूं मान लिया, डिनोट कर दिया, ये वापस अपनी जगह आ जाए, यहां का यहां आ जाए। अब ये हाइड्रोजन कहां है? देखो, ये हाइड्रोजन यहां चला गया था, फिर यहां आ गया, यहां आ गया ये। तो स्ट्रक्चर सेम तो है, लेकिन इस एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो इसकी सबसे पहले वाली पोजीशन थी वहां नहीं है। तो S4 1 सेम स्ट्रक्चर, फिर S4 2 अप्लाई करो, फिर S4 3 अप्लाई करो, और फिर S4 4 अप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस CH4 के केस में एक S4 तो ये हो गई, एक S4 तो ये हो गई, दूसरी S4 ये हो जाएगी, और तीसरी ये इधर से। यानी हमारे पास में इसमें कितने प्लेन होते हैं घन में? 1 2 आमने सामने वाले, ऐसे टोटल 6 होते हैं। तो 6 में 2 के थ्रू गुजर जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल की बात करें हम, CH4 मॉलिक्यूल की, तो इसमें कितनी S4 प्रेजेंट हो गई? 3 S4। थोड़ी सी अलग तरह की सिमेट्री एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिमेट्री एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है इसमें। लेकिन आप इसको और एग्जाम्पल लेंगे आगे तो ये सारा कन्फ्यूजन आपका वहाँ पर दूर हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें टोटल कितनी S4 है? 3 S4 है। 3 S4 अल्टरनेटिंग एक्सिस एग्जिस्ट इन ऑल रेगुलर टेट्राहेड्रल स्पीसीज। और भी कोई भी रेगुलर टेट्राहेड्रल स्पीसीज हो, CCl4 हो, उसमें भी 3 ही होंगी। अब इसके सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें तो देखो, हम एक S4 के लिए ले रहे हैं। सबसे पहले S4 1 की बात करें तो S4 1 में क्या किया? C4 1 सिग्मा H, 2 का कॉम्बिनेशन है। S4 2 में C4 2 सिग्मा H2। तो आप क्या देख रहे हो? C4 2 को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? किससे? C2 1 के इक्वल हो गया ये।
और जब 2 बार उसी मॉलिक्यूल में सिग्मा एच अप्लाई किया, एक बार किया ये ऊपर चले गए नीचे, दोबारा किया वापस आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी आई या नहीं आई? इसी मॉलिक्यूल के अंदर ले लो आप, एक बार सिग्मा एच अप्लाई किया यूँ हो गया, फिर दोबारा किया वापस वो के वो आए, तो आइडेंटिटी आ गई। तो हम देख रहे हैं कि C21 और आइडेंटिटी हैं, ये दोनों क्या हो गई? C21 हो गई, और C21 ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। इस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर हमने C2 को ऑलरेडी ले लिया है, तो ये S42 जो सिमेट्री ऑपरेशन है ये काउंटेबल नहीं है। थर्ड है S43, C43 और सिग्मा S3 का कॉम्बिनेशन है। सिग्मा H 3 बार अप्लाई करेंगे तो 2 बार तो आइडेंटिटी आ जाएगी और 1 बार सिग्मा H रह गया। ये सिमेट्री जो ऑपरेशन है ये हमने सिमेट्री एलिमेंट है, इसको हमने कहीं भी काउंट नहीं किया, ऐसा कोई सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास पीछे प्रेजेंट नहीं था। इस प्रकार इस मॉलिक्यूल के अंदर एक तो S41 काउंटेबल हो गया और दूसरा S43 काउंटेबल हो गया। अब S44 की बात करें तो C44 और सिग्मा H4, C44 टाइम अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, सिग्मा H को भी इवन टाइम अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल की होती है। और हम कह रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल में कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो या न हो, लेकिन उसकी अपनी आइडेंटिटी फिक्स होती है, तो इसको हम काउंट कर ही चुके होते हैं। तो इस प्रकार ये सिमेट्री एलिमेंट भी काउंटेबल नहीं है। तो काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन फॉर 1s4, एक S4 के लिए जब हम काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो S41 और S43 ये 2 हो गए। कोई कंफ्यूजन रहा है तो एक बार फिर से देख लो। S41 में क्या किया? C41 और सिग्मा H, इसको हमें काउंट करना है, ये कहीं काउंट नहीं किया था हमने। S42 है, उसका लास्ट रिजल्ट क्या रह रहा है? C21 रह रहा है, जो पहले ही काउंट कर चुके। S43 कहीं काउंट नहीं किया हमने। S44 जिसमें आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी को हम सबसे पहले काउंट करते ही हैं। तो इस प्रकार इसमें कितने सिमेट्री ऑपरेशन काउंटेबल हो गए? एक S4 के लिए बात कर रहे हैं, 2 हो गए। और टोटल कितनी S4 हैं इस मॉलिक्यूल में? 3 S4 हैं। तो टोटल काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन फॉर रेगुलर टेट्राहेड्रल स्पीशीज कितनी हो गई? 3 × 2, 3 S4 थी। हर एक S4 के लिए कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6। टोटल कितने सिमेट्री ऑपरेशंस काउंटेबल हो गए? 6 हो गए। किस केस में? CH4 के केस में। आप इसको चौक का डिब्बा लेके घर पे आराम से इमेजिन कर सकते हो। अगर आपके पास ये मॉडल अवेलेबल नहीं है तो आप समझोगे चौक के डिब्बे में आप क्या करोगे, कॉर्नर्स हैं उनको पेन से ब्लैक कर दीजिए और उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसा मैंने बताया वैसा अप्लाई करोगे 1-2 बार, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कोई हार्ड नहीं है, ये उनसे भी ईजी है, लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो SF6 काम ले रहे हैं। SF6 की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो आप देखते हो SF6 की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, जो कि आपको VSEPR थ्योरी से पता है, और बाकी हमने यहाँ भी खूब सारी इसके बारे में डिस्कशन किया है कि इसकी स्ट्रक्चर ये 8 हेड्रोन है। तो SF6 की जब बात करें तो SF6 में देखो ये हमने C4 अप्लाई की, जो सल्फर और 2 आमने सामने के फ्लोरीन एटम के थ्रू गुजर रही है, 90 के एंगल से रोटेट किया, C4 अप्लाई की। इस C4 के बाद में हमने इसके परपेंडिकुलर सिग्मा अप्लाई की, तो सिग्मा H अप्लाई करने के बाद हमें सेम स्ट्रक्चर मिल रही है। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? S4 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? S4 प्रेजेंट है। SF6 मॉलिक्यूल में S4 प्रेजेंट है, जो 2 इन फ्लोरीन के थ्रू और सेंट्रल सल्फर के थ्रू होके गुजर रही है। इसी प्रकार दूसरी S4 ये हो गई, तीसरी S4 ये हो गई। अभी हमने इतना पता किया है कि इसमें 3 S4 प्रेजेंट हैं। हर S4 के लिए सिमेट्री ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, वो आगे अपन देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल में 3 S4 प्रेजेंट है।
SF6 में। नेक्स्ट हम ये देखते हैं SF6 के केस में टोटल 3S4 प्रेजेंट हो गई। अब इसके बाद में इसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला जो एक हेड्रोन था जिसको हमने ऊपर की तरफ ले लिया और दूसरा नीचे की तरफ, इस हेड्रोन से हम 60 के एंगल से इसको रोटेट करें तो ये यहाँ आ जाएगा। गौर से देखना, नीचे वाले में ये आपकी तरफ है और ऊपर वाले में ये मेरी तरफ है। ऊपर वाले में एक फ्लोरीन मेरी तरफ है और नीचे वाला हेड्रोन का फ्लोरीन आपकी तरफ है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसको 60 के एंगल से रोटेट किया, ये हो गया 60 के एंगल से रोटेट। फिर हमने इसमें सिग्मा H अप्लाई की, देखो हुआ या नहीं हुआ। ये आपकी तरफ था और ये मेरी तरफ था, ऊपर वाला आपकी तरफ था, नीचे वाला मेरी तरफ था। सेम स्ट्रक्चर आई या नहीं आई, सेम स्ट्रक्चर आ गई। इसका मतलब इसमें S6 प्रेजेंट है क्योंकि हमने 60 के एंगल से रोटेट किया था। तो इस मॉलिक्यूल में SF6 में S6 प्रेजेंट है। अब कितनी S6 प्रेजेंट है, जब S4 की बात की थी तो 3 थी, S6 की बात करें तो देखो आप यूं इमेजिन कर लो एक बार वापस से, इस हेड्रोन के थ्रू जो गुजर रही थी वो इसके थ्रू भी गुजर रही थी S6। तो एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, यानी चारों हेड्रोन जो ऊपर वाले हैं उनसे जो गुजरेंगी वो नीचे वाले हेड्रोन से गुजरेंगी। और इस प्रकार इसमें कितनी S4 प्रेजेंट हैं, 4 S4 प्रेजेंट हैं। यानी SF6 का जो केस है उसमें 3 तो S4 प्रेजेंट है और 4 S6 प्रेजेंट है। अब काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें तो अपन सबसे पहले S4 के लिए करते हैं। S4 के लिए कौन कौन से काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, तो देखो S41, S42, S43, S44। हमें पता है कि S41 मतलब C41 सिग्मा H, C42 सिग्मा H2, C43 सिग्मा H3, C44 सिग्मा H4। यहाँ हम देख रहे हैं C44 मतलब आइडेंटिटी आ गई और सिग्मा H4 यानी सिग्मा H जो है वो इवन में होगा तो आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। यानी S44 तो काउंटेबल नहीं है, ये तो हो गया कंफर्म। S41 की जब बात करें तो C41 और सिग्मा H ये हमारा काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन होगा। इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है ये काउंटेबल होगा क्योंकि इसको हमने कहीं भी काउंट नहीं किया है। सेकंड S42 वाले केस की बात करें हम तो C42 और सिग्मा H2, देखिए आप C21 डेस सिग्मा H 2 बार अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गई या नहीं आई। और इस प्रकार ये हमारा जो सिमेट्री ऑपरेशन है C21 रहा, ये भी हम क्या कर चुके हैं, पहले ही काउंट कर चुके हैं, यानी ये काउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट S43 की बात करें तो देखो आप C43 और सिग्मा H3, तो ये क्या हो गया C43 और सिग्मा H3 का मतलब एक बार हो गया क्योंकि 2 बार से तो आइडेंटिटी आ गई और तीसरी बार वाला वापस आ गया। तो इस प्रकार इसमें ये भी हमने पहले कहीं काउंट नहीं किया। तो हमारे पास S4 से रिलेटेड कितने सिमेट्री ऑपरेशन काउंटेबल हैं, S41 और S43 2 काउंटेबल हैं, S41 और S43 2 काउंटेबल हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक S4 से रिलेटेड कितने हैं, 2 हैं। एक S4 से रिलेटेड 2 हैं तो टोटल 3 S4 थी इसके अंदर SF6 में, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट हम जब काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन फॉर 1S6 की बात करें, थोड़ा सा यहां पर आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। S6, S61, S62, S63, S64,
S6 5 S6 6। देखो यहाँ पर S6 की बात कर रहे हैं तो S6 1 C6 1 सिग्मा H, C6 2 सिग्मा H2, C6 3 सिग्मा H3, C6 4 सिग्मा H4, C6 5 सिग्मा H5 और C6 6 सिग्मा H6। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अब हम देखें सबसे पहले S61 की बात करें तो S61 हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। S62 की बात करें हम तो देखो S62 में क्या होगा, C62 को हम क्या लिख सकते हैं, C31, सिग्मा H2 को क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। 2 बार है तो आइडेंटिटी आ गई, एक बार सिग्मा H अप्लाई किया, नीचे वाले एटम ऊपर चले गए, ऊपर वाले नीचे, दोबारा अप्लाई किया, वापस सेम वो की वो स्ट्रक्चर आ गई, वो का वो मॉलिक्यूल आ गया, यानी हमें आइडेंटिटी इसकी वापस मिल गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें क्या रहा हमारा रिजल्ट, C31 जिसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं SF6 में, ये काउंटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट S63 की बात करें तो देखो आप गौर से देखना, S63 में क्या हो गया, C31 C31 और सिग्मा H। तो यहां पर आप क्या देखोगे, C31 और सिग्मा H, गौर से देखना एक बार, यूं देखो इसी मॉलिक्यूल, ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और फिर इसमें सिग्मा H अप्लाई करोगे आप तो आपको क्या होगा कि जैसे इसमें इन्वर्जन सेंटर अप्लाई कर दो वैसी की वैसी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन्वर्जन सेंटर के इक्वल होगा, और इन्वर्जन सेंटर को हम ऑलरेडी इसमें काउंट कर चुके हैं। कैसे होगा आप देखना, C31 ये C3 ले लो आप, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चले गए, और फिर इसमें आपने क्या अप्लाई कर दिया, सिग्मा H अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा कि ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी जैसे आपने इसमें क्या अप्लाई किया हो, केवल इन्वर्जन सेंटर अप्लाई किया हो, ये यहाँ आ गया, वैसी की वैसी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। तो इस प्रकार हम इसमें इस ऑपरेशन को भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्जन सेंटर ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा S64 रहेगा। तो S64 में आप क्या देख रहे हो, C64 किसके इक्वल हो गया, C32 के इक्वल हो गया, और सिग्मा H E1 नंबर में है तो आइडेंटिटी हो गई। C32 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये भी काउंटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम S65 ले रहे हैं, C65 हो गया, और सिग्मा H जब ओड नंबर में है तो केवल सिग्मा H हो गया। ये ऑपरेशन हम कहीं भी काउंट नहीं किया है हमने। तो इस प्रकार SF6 में S6 से रिलेटेड कितने सिमेट्री ऑपरेशन हो गए, काउंटेबल 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितना S6 था, 4 था, जो 2 हेड्रोन से गुजर रहा था, 8 हेड्रोन थे, और एक S6 से रिलेटेड कितने काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन हैं, 2 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इस प्रकार टोटल कितना हो गया, 6 और 8 14 हो गया। तो SF6 में सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें किससे रिलेटेड, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से रिलेटेड, तो 14 हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है स्टेगार्ड एथेन। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, स्टेगार्ड एथेन। स्टेगार्ड एथेन की बात कर रहे हैं हम।
आपको पता है यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितने का है, 60 डिग्री का डाईहेड्रल एंगल है। ये इसकी स्ट्रक्चर है स्टेगार्ड एथेन की। तो देखो आप, इसमें हमें क्या करना है, स्टेगार्ड एथेन के केस में 60 के एंगल से रोटेट करना है, यानी इसमें C6 अप्लाई करनी है। 60 के एंगल से रोटेट करेंगे तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये ऐसे ही इन दोनों के बीच में सारे अपनी पोजीशन को कहाँ चेंज कर लेंगे, जहाँ हैं उनके बीच में आ जाएंगे, पहले से हैं उनके बीच में आ जाएंगे। तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर हम सिग्मा एच अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ, यानी जैसा पहले है वैसा का वैसा हुआ या नहीं हुआ। इस मॉलिक्यूल में स्टेगार्ड एथेन के केस में हमने क्या देखा, स्टेगार्ड एथेन, ये इसकी स्ट्रक्चर है मानो। ऐसी स्ट्रक्चर है स्टेगार्ड एथेन की। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, स्टेगार्ड एथेन के केस में हमारे पास में क्या है, S6 है। क्या प्रेजेंट है, S6 प्रेजेंट है। कैसे है ये आपको पता चल गया, 60 से रोटेट करो और फिर उसके परपेंडिकुलर इसमें प्लेन अप्लाई करो तो हमें जो स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी मिल जाएगी। आप करके देख सकते हैं। देखिए ये आपकी तरफ है और नीचे वाला ये मेरी तरफ है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, 60 के एंगल से रोटेट किया, ये आ गई। अब इसमें सिग्मा एच अप्लाई किया, ये हो गया, ये आपकी तरफ है, ये मेरी तरफ है। सेम स्ट्रक्चर मिली या नहीं मिली, तो इसमें S6 हो गया। अब S6 से रिलेटेड काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें हम तो S6(2), S6(3), S6(4), S6(5) और S6(6), जिनको हमने इनसे रिलेटेड काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन की बात पीछे SF4 में भी S6 था तो वहाँ हमने देखा था कि ये दो ही काउंटेबल है, सेम उसी तरीके से होंगे। तो इनके बारे में अपने को यहाँ ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टेगार्ड जो एथेन है उसके केस में कितने काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए, दो हो गए। एक तो S6(1) और एक S6(5), ये दो काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस अपने पास इस केस में हो गए। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो है हमारा स्टेगार्ड फेरोसिन। तो देखो स्टेगार्ड फेरोसिन को आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम तो कुछ ऐसा मान लेना, बोर्ड पे हम यूं कर सकते हैं। ऐसी होगी, 5 हैं वो नीचे जो साइक्लोपेंटेन रिंग है उसमें और 5 ऊपर वाली में होंगी, लेकिन उनके बीच में क्या होगा, एक एंगल होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्टेगार्ड फेरोसिन की ये स्ट्रक्चर हो गई। इसमें हम S10 अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे अप्लाई S10? S10 यू अप्लाई करेंगे कि इसमें 36 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाले में यहाँ आ जाएगा, ये वाली यहाँ बीच में चली जाएगी, यानी ऊपर वाला जो है वो यहाँ ब्लैंक स्पेस पे आएगा। फिर सिग्मा एच अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज नीचे चली जाएगी। इस प्रकार इस केस में क्या हो गया, S10 हो गया। तो जब हम स्टेगार्ड एथेन में S10 से रिलेटेड काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन देखें, S10(2), S10(3), S10(4), S10(5), S10(6), ये तो आइडेंटिटी है तो इसको तो यहीं हम कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, C10(1) सिग्मा एच काउंटेबल होगा, फिर
C10 सिग्मा H 2 बार हुआ, यानी सिग्मा H2 को आइडेंटिटी ले लिया हमने, तो इसमें ये क्या हो गई, C51 हो गई। ये ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम, काउंटेबल नहीं होगा। यहाँ देखो आप C10 सिग्मा H 3 होगा, लेकिन सिग्मा H3 को सिग्मा H से लिखा, ये हमने काउंट नहीं किया। क्या नहीं किया, हमने इसको काउंट नहीं किया है, पहले काउंट नहीं किया है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा काउंटेबल होगा। काउंटेबल होगा, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल। अब इसको देखो आप, C10 सिग्मा H4, ये क्या हो गया, C52 और आइडेंटिटी ऑलरेडी काउंट है, इसका मतलब C52, ये भी हमें काउंट नहीं करना है। ये किसके इक्वल हो गया, C21 के इक्वल हो गया, देखो ये। और साथ ही इसमें हमने देखा कि 5 बार सिग्मा H है, यानी दो बार तो इवन केस हो गए, उनको तो कैंसिल कर दो, और एक सिग्मा H बचा। ये किसके बराबर हो गया, इन्वर्जन सेंटर के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, इन्वर्जन सेंटर के इक्वल। ये भी हमें काउंट नहीं करना है। इस केस को देखें तो C10 किसके, और साथ में सिग्मा H6, तो C10 को हम क्या लिख सकते हैं, C53, और साथ में सिग्मा H6 है यानी इवन है, तो आइडेंटिटी C53 ऑलरेडी काउंट है। नेक्स्ट हम देखें C10 सिग्मा H, ये हमने काउंट नहीं किया। क्यों है H, क्योंकि 6 बार वाला तो इवन के केस में वो तो चला गया, और ये हमारा काउंटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा H इवन है, आइडेंटिटी है, और बाकी हम क्या देख रहे हैं, C54 इसके इक्वल आ जाएगा ये। क्यों आएगा, C10 C54 के इक्वल आ जाएगा। ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये देखो S10 9 और सिग्मा H कहीं काउंट नहीं किया है, ये भी काउंटेबल हो गया। तो काउंटेबल कितने हुए, S10 1, S10 3, S10 7, S10 9, यानी कितने काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस हो गए, फेरोसिन के केस में 4 हो गई। फेरोसिन की स्ट्रक्चर आप जानते ही हो, और इसको आपने कई बार पढ़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीच में हमारे पास क्या है, आयरन है, और उससे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन रिंग जुड़ी हुई है। उन दोनों के बीच में एक तरीके से जो डाइहेड्रल एंगल है वो 36 डिग्री का है, और फिर हम देख रहे हैं कि 36 डिग्री का एंगल है, तो हम उसको क्या करेंगे, 36 से ही रोटेट करेंगे, उसको प्रिंसिपल एक्सिस मानते हुए 36 से रोटेट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जहां बीच बीच में एटम नहीं थे वहां ये चला जाएंगे, और ऐसे नीचे वाले चले जाएंगे, फिर प्लेन अप्लाई करेंगे, तो बिल्कुल जो पहले स्ट्रक्चर थी वैसी की वैसी स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार स्टेगार्ड फेरोसिन के केस में हमें कितने सिमेट्री ऑपरेशन फाइंड आउट हुए, 4 फाइंड आउट हुए, जिनको हमने यहाँ समझा और आपको समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं BF3। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है BF3 की, और BF3 के केस में देखो एक मिनट, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये BF3 की स्ट्रक्चर है। यहाँ BF3 के केस में आप क्या देखोगे, ये C3 अप्लाई करोगे और फिर इसके परपेंडिकुलर प्लेन अप्लाई करोगे,
तो आप क्या देख रहे हो, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। यानी इसमें हमारे पास में क्या है, S3 है, क्या प्रेजेंट है, S3 प्रेजेंट है। तो BF3 के केस में केवल एक S3 प्रेजेंट है। अब इस S3 से रिलेटेड हम जब काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें, किससे रिलेटेड, S3 से रिलेटेड, तो देखो आप, हमें लास्ट एंड फाइनली आइडेंटिटी पर जाना होता है। जहां तक आइडेंटिटी नहीं मिलती वहां तक हम रुकते नहीं है। तो S31 C31 सिग्मा H काउंटेबल है, कहीं काउंट नहीं किया है। S32 की बात करें तो C32 सिग्मा H2, ये तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और C32 इंटू आइडेंटिटी बराबर C32, ये हम काउंट कर चुके हैं। C32 को हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए काउंटेबल नहीं होगा। फिर S33 पे आते हैं। देखो आप, S33 का मतलब C33 इंटू सिग्मा H3, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। C33 आइडेंटिटी, सिग्मा H3 मतलब सिग्मा H, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, सिग्मा H। सिग्मा H को हमने काउंट कर लिया है, इसलिए ये भी क्या नहीं है, काउंटेबल नहीं है। लेकिन अभी हमारी इम्प्रॉपर एक्सिस की फाइनल हमने आइडेंटिटी पे नहीं पहुंच पाए, यानी S33 के बाद में हमें क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, सिग्मा H। आइडेंटिटी तो नहीं आई, इसलिए हम और आगे चलते हैं, S34 पे चलते हैं। यहां आप क्या देख रहे हो, C34 है, C34 सिग्मा H4, C34 का मतलब C33 से तो आइडेंटिटी, और उसके बाद C31, और ये आइडेंटिटी C31, हम इसको भी काउंट कर चुके हैं, इसलिए ये भी क्या नहीं है, काउंटेबल नहीं है। लेकिन देखो S35 में क्या देखते हैं हम, C35 इंटू सिग्मा H5, ये किसके इक्वल होगा, C32 इंटू सिग्मा H। कहीं पर भी ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन हमने काउंट नहीं किया है, इसलिए ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। फिर देखो S36 C36 सिग्मा H6, इसका क्या रिजल्ट रहा, C33 दो बार हो गया, यानी आइडेंटिटी, और इवन सिग्मा H हो तो आइडेंटिटी, टोटल रिजल्ट आइडेंटिटी। फाइनली हम आइडेंटिटी पर आ गए हैं। ये भी हमारा काउंटेबल नहीं है, लेकिन हम S3 को 6 बार अप्लाई करेंगे, S3 1 2 3 4 5 6, तब जाके क्या प्राप्त हुआ, हमें आइडेंटिटी मिली। और इस प्रकार हमने देखा कि BF3 में S3 से रिलेटेड कितने सिमेट्री ऑपरेशंस काउंटेबल हैं, 2 हैं। कितने काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, 2 सिमेट्री ऑपरेशंस काउंटेबल है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं IF7। तो IF7 की स्ट्रक्चर आप जानते हो, IF7 की स्ट्रक्चर आप जानते हो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ इसमें हम क्या देखते हैं, S5 है, क्या है, S5 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर है। इन्हीं तरीकों से आप इसमें जाओगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी यही बात ध्यान रखनी है कि S5 को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, तो आप यूँ सोचो कि S5 में हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। S5 में आपको सिग्मा H मिलेगी, जिसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसको भी 10 तक लेके जाना है। S51, S52, S53, और इस प्रकार आप कहाँ तक लेके जाओगे, S510 तक लेके जाओगे। तो आप देखोगे कि इसमें काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन S51 का होगा, 2 का नहीं होगा। इसका काउंटेबल होगा, 2 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा S 2 टाइम आइडेंटिटी आ गई, और S52 यानी C52 उसको काउंट कर चुके हैं। S53 की बात करें तो S53 में C53 और साथ में सिग्मा H, जो क्या होगा, काउंटेबल होगा। S54 की बात करें हम तो C54
और सिग्मा एच इवन नंबर है। आइडेंटिटी C54 हम इसमें क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर S56 की बात करें, सॉरी S56, तो आप क्या देख रहे हो, C51 और सिग्मा एच की आइडेंटिटी मिल गई, ये C51 हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। S56 सॉरी 7, देखो एक बार 5 को देखो, 5 हमसे रह गया है यहाँ पर। S55 की बात करें तो C55 वो आइडेंटिटी हो गई और साथ में सिग्मा एच, तो सिग्मा एच रह गया, सिग्मा एच को हमने काउंट कर लिया, इसलिए ये भी काउंटेबल नहीं है। अब S57 पे आते हैं। S57 किसके इक्वल होगा, C52 और सिग्मा एच, जिसको कहीं भी हमने काउंट नहीं किया, C52 इंटू सिग्मा एच, तो ये हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। फिर हम S58 की बात करें, सिग्मा एच की आइडेंटिटी मिल जाएगी और S53 हो जाएगा, C53 हो जाएगा, तो इसको हमने काउंट कर लिया, ये भी काउंटेबल नहीं होगा। फिर हम S59 देखिए इसमें क्या होगा, C54 इंटू सिग्मा एच आएगा, कहीं काउंट नहीं किया, इसलिए ये भी काउंटेबल होगा। और लास्ट वाले में तो आइडेंटिटी मिल ही रही है, इसलिए ये काउंटेबल नहीं होगा। तो टोटल काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन कितने हो गए, 4 हो गए, S51, S53, S57, S59। तो S5 जो हमारा एग्जाम्पल था IF7, जिसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन S5 थी और उससे रिलेटेड काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन कितने थे, 4 हो गए। नेक्स्ट हम बात करें सिंपल एलीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एलीन की बात कर रहे हैं। तो एलीन के केस में एक S4 होगी, क्या होगी, एक S4। जस्ट इसको आप CH4 की तरह ही समझ लेना। CH4 को हमने अभी एक बॉक्स में लिया था, एक क्यूब के अंदर कैद किया था, वैसा ही कैद करना है, लेकिन इसमें केवल एक ही, केवल ये वाली S4 होगी, बाकी इसमें कोई S4 नहीं होगी। आप इसको करके देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इमेजिन ऐसा करना है कि ये 2 बॉन्ड ऊपर वाले यूं हैं, बीच में कार्बन 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 और लास्ट में ये, मैंने इसको एक तरीके से यूं कर दिया कि सारे कार्बन एक जगह एक पुंज बना दिया, ऐसा इमेजिन करना है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर इसकी बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो हम देखेंगे कि केवल इसमें एक ही S4 है। तो इस प्रकार इसके अंदर, एलीन के अंदर S4 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, S4 प्रेजेंट है। और हमने देखा एक S4 से रिलेटेड कितने काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, 2 होते हैं, एक S41 और एक S43। तो इस प्रकार इसके अंदर S41 और S43 ये 2 काउंटेबल सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं। तो एलीन को भी हमने समझ लिया। और इससे टिपिकल मैं समझ रहा हूँ कोई एग्जाम्पल है नहीं, आप इनको करोगे तो शायद आपको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन आराम से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई दिक्कत रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो लास्ट हमारा सिमेट्री एलिमेंट है, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑपरेशन कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेशन। ये किससे मिलता है, ऑपरेशन जो आइडेंटिटी ऑपरेशन है उसको अप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इज डूइंग नथिंग ऑपरेशन। देखो डूइंग नथिंग यानी कुछ भी नहीं करना है, मॉलिक्यूल को एज सच रखना है और उसमें अपनी आइडेंटिटी है। आफ्टर दिस ऑपरेशन द मॉलिक्यूल रिमेन्स एज सच। एवरी मॉलिक्यूल हैज दिस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एंड इट को एग्जिस्ट विद द आइडेंटिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, और वो किसके साथ एग्जिस्ट करेगा, उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट करेगा। बाकी सिमेट्री ऑपरेशन चाहे हो या न हो, लेकिन एक सिमेट्री ऑपरेशन उसमें कन्फर्म होगा, और वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ई। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको ई से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक 5 सिमेट्री एलिमेंट्स को देखा, और 5 ही तरह के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, उनको हमने विथ एग्जाम्पल
काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसके बाद सिमेट्री एलिमेंट में और उनसे रिलेटेड जो सिमेट्री ऑपरेशन है उनमें कोई भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और आपकी इनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सोल्व हो जाएंगी। और आपको ग्रुप थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि ये सारे सिमेट्री एलिमेंट 1 बाय 1 विथ एग्जाम्पल आपको समझने होंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो गई होंगी, इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं आप एक बार इनको फिर से पढ़ोगे तो शायद दूर हो जाएंगी, इनमें कोई और कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। थैंक यू।